हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। चलो, स्वागत है आज की अमेंडमेंट्स की क्लास में। तो एवरीवन, हाँ, अब आज हम लोग अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे नवंबर और दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम अमेंडमेंट्स की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि आज कौन कौन से वो अमेंडमेंट्स हैं जो आपके नोटिफिकेशंस के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो करंटली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये नवंबर स्टूडेंट्स के लिए यानी सीए स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जो अमेंडमेंट्स दिसंबर के लिए एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं यानी सीए स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं एवरीवन। और दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स में ये आपके पास एक पीडीएफ होगा एवरीवन, जो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम लोग अपडेट्स पढ़ रहे हैं। आपको पता ही है बजट 2021 आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। जो बच्चे नवंबर 2022 में जा रहे हैं, नवंबर 2022 में बजट 21 एप्लीकेबल है यानी फाइनेंस एक्ट 2021। अच्छा, इसके अलावा प्लस नोटिफिकेशंस जो आपकी 6 महीने पहले एग्जाम से 6 महीने पहले आती हैं यानी अप्रैल 30 अप्रैल 2021 तक जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं वो आपके एग्जाम्स के ऊपर क्या हो जाती हैं, एप्लीकेबल हो जाती हैं एवरीवन। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी स्टैट्यूटरी अपडेट से, जो आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे भी ले सकते हो। वैसे इनकम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको यह मिल जाएगी। नाउ एवरीवन, चैप्टर 7 हम लोग सीधा कैपिटल गेन की बात करते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर क्या चेंज आए हैं, आओ जरा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, स्लम सेल की। किसकी बात करेंगे? स्लम सेल की। स्लम सेल सेक्शन नंबर 50B। बच्चों याद है कैपिटल गेन स्लम सेल? हाँ, स्लम सेल में क्या करते थे, सेल कंसिडरेशन माइनस करते थे कैपिटल गेन निकालने के लिए नेटवर्थ। क्या माइनस करते थे? नेटवर्थ। नेटवर्थ सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। याद आया? नेटवर्थ और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करते थे। हाँ, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऐसे ही करते थे ना एवरीवन। अब दोस्तों, जब मैं नेटवर्थ माइनस करता हूं तो नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो नेटवर्थ आता था। यहां तक तो ठीक है। अभी तक हम लोगों को यह नहीं समझ में आया कि सेल कंसिडरेशन ये कैसे आता है। जब भी हम लोग स्लम सेल करते हैं तो सामने वाला बायर जो लमसम कंसिडरेशन पे खरीदता है हमसे, वो हमें एक कुछ अमाउंट दे जाता है। अब वो अमाउंट सही भी हो सकता है, वो अमाउंट कम भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सोचा इस बारे में कि यार हम इस लमसम कंसिडरेशन को क्या स्लम सेल की वैल्यू मान लें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कुछ और हो। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रिसेंटली 50B स्लम सेल सेक्शन में, जहां पे बोला गया कि जो सेल कंसिडरेशन होगी, जो क्या होगी, सेल कंसिडरेशन, वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। ये देखो, एज पर सेक्शन 50B इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग एन अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर शेल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते थे हम लोग सेल कंसिडरेशन को, जो वो देते थे, बट अब सेल कंसिडरेशन को हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अब हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस वक्त स्लम सेल हुई है उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू था ना, वो हम लोग क्या मान लेंगे, सेल कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? सो सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू कैसे होगी? कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू 1 विच इज बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सेल कंसिडरेशन जो आपको बताई जा रही है, सेल कंसिडरेशन वो होगी FMV1 और FMV2। FMV1 का मतलब है दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल। ठीक है, जो भी उन एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू है जो स्लम सेल के ड्यूरेशन में एसेट्स दिए गए हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे, या फिर दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, जो बदले में कंसिडरेशन दी गई है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। देखो, अगर तो मॉनेटरी है तो वही वैल्यू होगी, अगर मॉनेटरी नहीं है तो क्या हो सकता है,
कुछ नॉन मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी की भी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बदले में कंसिडरेशन दी गई है वो हो सकता है कि कुछ मॉनेटरी हो और कुछ क्या हो, नॉन मॉनेटरी हो। अगर कुछ सारा का सारा मॉनेटरी है तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर कुछ नॉन मॉनेटरी है तो जो नॉन मॉनेटरी है उसकी क्या निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, और इन दोनों को ऐड करने के बाद फेयर मार्केट वैल्यू 2 आ जाएगी। सो विच एवर इज हायर लेना है, विच एवर इज हायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो क्वेश्चन में आपको सेल कंसिडरेशन तो दिया होगा, सेल कंसिडरेशन में यह दिया होगा कि आपने वो एसेट जो लमसम कंसिडरेशन के लिए बेचा है उसमें मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। जो नॉन मॉनेटरी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, वो आपको दिया होगा, वो है FMV2, और उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू उन एसेट्स के साथ जो एसेट्स की क्या है, जिन एसेट्स को स्लम सेल के ड्यूरेशन में बेचा है। तो जो एसेट्स स्लम सेल में गए हैं ना, उन एसेट्स की क्या निकालूंगा मैं, फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज हायर, वो हायर हमारा क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन। और फिर आगे क्या करना है आपको पता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करेंगे, नेटवर्थ माइनस करेंगे, कैपिटल गेन निकाल लेंगे, बिल्कुल वही बात। हाँ, वही वाली बात कि रिवैल्यूएशन को क्या करना होता है, इग्नोर। जी हाँ, तो सारी बातें वही, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सेल कंसिडरेशन में अब निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज हायर। याद रखना एवरीवन, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर जहां जहां यूलिप की हम लोगों ने कैपिटल गेन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, जहां जहां कैपिटल गेन में यूलिप की बातें की गई हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 14 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट दोस्तों, 45(1)(b हम लोगों ने यूलिप का कैपिटल गेन सीखा था। ये सब चीजें इंस्टीट्यूट ने बोला है रिसेंटली, मैं सिर्फ सीए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सीए स्टूडेंट्स के यूलिप प्रोविजंस अब कोर्स में नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, सीए स्टूडेंट्स के फाइनल में आएगा। इज दैट क्लियर? तो सीए फाइनल में यूलिप प्रोविजंस को ध्यान देना है। तो जहां जहां पे भी आपने यूलिप से रिलेटेड बातें पढ़ी थी वो आपको इग्नोर करनी है, तो अब आपको उसमें नहीं पढ़ना। समझ में आ गई बात? चलो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू इग्नोर द यूलिप रिलेटेड प्रोविजंस। इज दैट क्लियर? डन सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की अमेंडमेंट्स पर जिसका नाम है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। नाउ एवरीवन, इसमें क्या किया गया है, एडवांस टैक्स की डेफिनेशन जो हम लोगों ने एडवांस टैक्स TDS TCS पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 194P की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 194P की बात कर रहे हैं। इस 194P के टॉपिक में बताया गया है बैंकिंग। बेटा ये याद है, ये वो वाला केस है जहां पर सीनियर सिटीजन्स को, जब भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। सॉरी, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को जो भी इनकम होती है उस इनकम पे टीडीएस काटने की बात हो रही है सेक्शन 194P में। किसके लिए ये? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। इनको क्या बोला जा रहा है? देखो, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स ITR भरेंगे नहीं यार, इनसे भरवाना मुश्किल है। जिनकी एज 75 और मोर है, 75 प्लस या 75 है या 75 से क्या है ज्यादा, उन लोगों को बोला गया स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। तो 75 या उससे ज्यादा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इनकी कौन सी इनकम है दोस्तों? पेंशन इनकम है। कौन सी इनकम है? पेंशन इनकम है। ये लोग पेंशन से इनकम कमाते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और उनकी इनकम जो है वो पेंशन के रूप में आती है, ज्यादा अगर इनकम और कोई इनकम है नहीं। ऑल्सो ही शुड हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा उसको कौन सी इनकम आ रही हो सकती है? इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा वो ना कहीं जॉब करता है ना वो कहीं बिजनेस करता है, ये बात ध्यान रखना। अगर इस वाले सेक्शन की आपको सेक्शन का TDS पढ़ना है तो ये उन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों जो लोग पेंशन इनकम कमाते हैं और इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। तो पेंशन के साथ साथ आप क्या कमा सकते हो? इंटरेस्ट। इसके अलावा यह बात लिखी गई है कि हैज फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाइड बैंक कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स। तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी डिक्लेरेशन? इस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरी कोई और इनकम नहीं है। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, अगर आपकी उम्र 75 प्लस है, अगर आप पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही कमाते हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम आपके ऊपर सेक्शन लगा देंगे 194P का TDS।
यानी जो टैक्स आपको आईटीआर के वक्त देना ही पड़ता था, अब वो आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या काट लिया जाएगा, टीडीएस, और आपको रिटर्न फाइल करनी नहीं पड़ेगी। क्या फाइल करनी नहीं पड़ेगी? रिटर्न। सो एवरीवन, अगर आप लोग 194P के अंदर कवर हो गए तो आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? ये बात सेक्शन 194P में होती है, बट यहां पर जो अमेंडमेंट बताई गई है वो ये है कि बैंकिंग कंपनी जो है, स्पेसिफाइड बैंक, वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए कि स्पेसिफाइड बैंक कौन होंगे, कौन होंगे ये बैंक्स। तो उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट डाली है दैट स्पेसिफाइड बैंक, ये देखो ना, a specified senior citizen exempted from filing of return for assessment year relevant to the previous year in which tax has been deducted under section 194P। अगर 194P के तहत डिडक्शन टीडीएस कट गया ना, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हाँ, इस मतलब जो भी मेरी इनकम है, पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उस सीनियर सिटीजन की, बैंक को बोला गया उस सीनियर सिटीजन की इनकम पे टीडीएस काट लो, और वो इनकम कौन डिक्लेयर करेगा? वो ही बताएगा, ऑब्वियसली वो सारा कुछ बताएगा कि मेरी इतनी इनकम है, और स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन, या फिर उसके बैंक स्टेटमेंट से देख लिया जाएगा और उसके बेसिस पर उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाएगा, और इस वजह से उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, छोड़ो आईटीआर। समझ में आ गया बात? हाँ, जब वो तुम्हारा टीडीएस काट रहा होगा तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिडक्शंस तुम कुछ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, 80C to 80U, यानी कुछ तुमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है या नहीं कर रखी, या फिर तुम्हें रिबेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अंडर सेक्शन 87A, वही 5 लाख रुपए तक का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए टीडीएस काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। हम बात कर रहे थे जो अमेंडमेंट है वो ये, दैट स्पेसिफाइड बैंक की डेफिनेशन के अंदर क्या किया गया, दैट सेक्शन 194P रिक्वायर्स ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स एनफोर्स्ड बाय स्पेसिफाइड बैंक बीइंग अ बैंकिंग कंपनी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये तो हमें पता चल गया ना, बैंकिंग कंपनी में ये बोला गया दैट नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक टू बीन अ बैंकिंग कंपनी विच इज अ शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक जो कि has been appointed as an agent of RBI, as a agent of RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते हो। इज दैट क्लियर? तो बैंकिंग कंपनीज जो कि शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक की एक लिस्ट होती है, उस कैटेगरी के अंदर आप आते हो और आप एज ए एजेंट ऑफ आरबीआई काम कर रहे हो, उन्हीं को शेड्यूल्ड बैंक बोले जाता है। समझ में आ गई बात? और ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, इनकी ये लोग जब भी अपने सीनियर सिटीजन, जो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन क्या कहते हैं, उनका बैंक अकाउंट है, तो उनको बोला जा रहा है कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की अगर उनकी इनकम, टोटल इनकम मतलब एक अमाउंट से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, जैसे कि 7 लाख है, 8 लाख है, और पेंशन इनकम आती है और इंटरेस्ट आता है, सिर्फ यही इनकम है, और उसकी एज 75 प्लस है, ऐसे केस में उस बंदे को बस बंदे को ये बोलना है कि भाई सर आप डिक्लेरेशन दे दो, आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, आपका जो भी अमाउंट बनेगा, उसका जो भी टीडीएस होगा, वो हम आपको, आपका अमाउंट है हम आपको बता देंगे और वो डिडक्ट करवा देंगे टीडीएस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 194 कौन सा सेक्शन है? 194P। इसके बाद एक सेक्शन 194Q, याद है ये बात तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 194Q इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स 194Q। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेके आया है, गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। द फाइनेंस एक्ट 21 हैज इंसर्टेड न्यू सेक्शन 194Q इन इनकम टैक्स एक्ट। तो 194Q क्या है वो आपने पढ़ा ही होगा। इट अप्लाइज टू एनी बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेजिडेंट सेलर। बायर पेमेंट कर रहा है किसको भाई? रेजिडेंट सेलर को। 194Q बायर पेमेंट कर रहा है किसको? सेलर को। जब भी बायर पेमेंट करेगा सेलर को और वो पेमेंट 50 लाख से क्या होगी? ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू एन अकाउंट ऑफ seller at the time of making payment whichever is earlier is required to deduct an amount equal to 0.1% of some such sum exceeding 50 lakh। TDS कटेगा बच्चों, TDS at the rate of 0.1%, और उस अमाउंट पर जो 50 लाख से ऊपर है, तो सपोज करते हैं बायर सेलर को 60 लाख रुपए दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है? 60 लाख। तो 60 लाख से में 50 लाख से ऊपर कितना है? 10 लाख। तो 0.1% ऑन 10 लाख, 0.1% ऑन 10 लाख कितना आ जाएगा बच्चों? 1% आएगा, करीब 10,000 रुपए। 0.1 आ गया मेरे ख्याल से 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का क्या कट जाएगा? टीडीएस। 1,000 रुपए का क्या कट जाएगा? टीडीएस। मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
Is that clear? तो buyer is liable to deduct TDS under section 194Q whenever he purchases the goods for amount exceeding 50 lakh. तो सेलर का टीडीएस काट के देना है, दिक्कत कुछ नहीं होगी, सेलर की जो भी इनकम होगी कल को वो रिटर्न भरेगा, रिटर्न भरने के बाद वो अपना टैक्स दिखा देगा, उसमें से ये दिखा देगा कि कितना टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है ना, अंडर सेक्शन 194Q. तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, जितने भी टीडीएस कट चुके हैं वो सारा दिखा देगा, जो बच गया वो टैक्स पेबल हो जाएगा, और अगर ज्यादा चला गया तो रिफंड आ जाएगा. यस और नो, वो तो पता ही है आप लोगों को. अच्छा, बायर कौन है यहाँ पर? बायर इज डिफाइंड टू बी अ पर्सन हुज टोटल सेल्स एक्सीड्स 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which purchase of goods is carried out. 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर उस बंदे का टर्नओवर है बायर का, तो ही वो टीडीएस काट सकता है, वरना ये टीडीएस के सेक्शन में कवर्ड है ही नहीं. समझ में आ गई बात? सो बायर टीडीएस कब काट सकेगा? अगर बायर 10 करोड़ से ज्यादा की उसकी टर्नओवर है उस साल में, जिस साल में उसने गुड्स परचेज किया उससे पहले वाले साल. So buyer is defined to a person whose total sales or gross receipts or turnover from a business carried on by him exceeds 10 crore during a financial year and immediately preceding the financial year in which purchase of goods is carried out. Is that clear? समझ में आ गई बात? अब 194Q को लेके ना बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और वो दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ सेक्शंस उसके ना इंटर रिलेटेड होते हैं. उनके कुछ सेक्शंस क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं. 194Q से रिलेटेड कुछ सेक्शन जैसे कि 194O और 194O के अलावा 206C. ना ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शंस कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं. जब भी बीच में एक जैसा कुछ अमाउंट आ जाता है, एक जैसा कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं, तो डाउट आ जाता है कि टीडीएस कौन से सेक्शन में काटना है, 194Q में काटना है, 194O में काटना है, या 206C जो कि टीसीएस का सेक्शन है उसमें काटना है. क्योंकि टीसीएस में भी सिमिलर बात लिखी हुई है. 194O तो बच्चों ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए था, पता है आप लोगों को. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को बोला जा रहा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जब भी बिजनेसमैन को पेमेंट देगा, जैसे कि क्या नाम है, अमेजॉन जब बिजनेसमैन को पेमेंट देगा तो उनकी पेमेंट्स पे क्या काटेगा? टीडीएस. 194O तो उसके लिए हो गया. अब देखो सवाल यहां पे ये हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेमेंट 50 लाख से ज्यादा हो, और 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना चाहिए? तो ये सब बातों को क्लियर किया गया है कुछ गाइडलाइंस के थ्रू. आओ जरा देख लेते हैं कुछ गाइडलाइंस. Applicability on the transactions carried through various exchanges. There are practical difficulties in implementing the provisions of TDS contained in section 194Q in case of certain exchanges and clearing operations. In these transactions, sometimes there is no one to contract between the buyer and seller. In order to remove such difficulties, it is provided that provision of 194Q shall not be applicable in relation to transaction in securities and commodities, and transaction in electricity, renewable energy certificates, energy saving certificates through registered power exchange. तो एक्चुअल में जो इनका काम ब्रोकर के बीच में होता है, ब्रोकर मतलब जो लोग शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं. हाँ, जैसे शेयर की ट्रेडिंग के लिए एक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही पावर के लिए भी आज के टाइम पे आ चुका है रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज. यानी बिजली यानी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी को भी आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को खरीद बेच सकते हो, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को आप ट्रेड कर सकते हो थ्रू रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंजेस. तो आज के टाइम पर जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वैसे ही पावर एक्सचेंज भी हो गए. और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो किनके थ्रू, उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या फिर आप पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसे केस में जो 50 लाख से ज्यादा पेमेंट बनती है आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर 194Q नहीं लगता है. 194Q आपके ऊपर नहीं लगेगा. 194Q shall not be applicable in relation to transactions in securities and commodities which are traded through stock exchange. नंबर 2, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट विच इज ट्रेडेड थ्रू रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. फिर बोला गया कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट. 194Q में एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कितनी? 50 लाख.
और ये बोला गया कि पिछले साल 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होगा, तो ऐसे केस में ही आप टीडीएस काट सकते हो। और इसमें लिखा गया अकॉर्डिंगली एज रिगार्ड द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन, इट इज क्लैरिफाइड दैट सिंस थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख इज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, calculation of sum for triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st April 2021. Hence, if a person being a buyer has already credited or paid 50 lakh or more up to 30th June 2021 to a seller, TDS under section 194Q shall apply on credit or payments during the previous year on or after 1st July 21 to the seller. ये बात क्लैरिफाई की गई कि अगर कोई बंदा, क्योंकि ये अमेंडमेंट आई है 1 जुलाई को, 1 जुलाई से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है, और क्योंकि 1 जुलाई से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, यानी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक अगर कोई पेमेंट 50 लाख से क्या बनती है, ज्यादा बन जाती है, तो 50 लाख से जो ज्यादा पेमेंट बन जाएगी, जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा उसके ऊपर क्या कटेगा, टीडीएस 0.1%। जो भी अमाउंट 1 जुलाई के बाद मिलेगा, जो भी अमाउंट 1 जुलाई के बाद मिलेगा, उस अमाउंट के ऊपर क्या कटेगा, टीडीएस, अगर वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो चुका है तो। As regard whether tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 21 and some credited thereafter, it is clarified that since 194Q mandates buyer to deduct tax on credit of sum in account of seller or on payment of such sum, whichever is earlier, the provision of this section shall not apply on any sum credited before 1st July 21. If either of two events has been happened before 1st July 21, that transaction would not be subjected to provision of 194Q. तो ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि अगर आपकी पेमेंट 50 लाख पार कर जाती है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच, तो 50 लाख से ऊपर पे क्या कटना चाहिए, टीडीएस ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कह रहा है ये 194Q 30 जून से पहले, 1 जुलाई से पहले एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो ये बात क्लैरिफाई कर दी गई है कि 1 जुलाई 2021 से पहले ये 194Q एप्लीकेबल होगा ही नहीं, यानी 1 जुलाई के बाद अगर पेमेंट्स 50 लाख क्रॉस करती हैं तो ही इनकी पेमेंट्स पर क्या कटेगा, टीडीएस। इज दैट क्लियर? तो अब देखो जरा कि हम लोग एडजस्टमेंट्स ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी या परचेज रिटर्न्स की एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट है एज रिगार्ड वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर जीएसटी और परचेज रिटर्न फॉर पर्पस ऑफ टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। मतलब कि मान लो मैंने 50 लाख की सेल कर ली, मैंने 50 लाख की परचेजेस कर ली, 50 लाख से ज्यादा की परचेज कर ली, यानी 60 लाख की परचेज कर ली, और बाद में जाके परचेज को क्या कर दिया गया, रिटर्न। तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन दी गई है गवर्नमेंट ने? इट वाज क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 206C। कोई ये ना सोचे कि 206C1H जो है, इसमें भी सेम प्रोविजन है। ये देखो मैंने प्रोविजंस की, तीनों प्रोविजंस की मैंने क्या लिखी है, एक छोटी छोटी गाइडलाइंस लिखी है, आप लोग भी नोट कर लो। 194Q कब लगता है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। 194O कब लगता है, टीडीएस बाय ईसीओ ऑन पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। 206C1H कब लगता है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑफ एन अमाउंट मोर देन 50 लाख फ्रॉम वन बायर। ठीक है, जब भी यहां पर देखा जाए तो ध्यान से 194Q और 206C में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट 194Q इज अबाउट टीडीएस कौन काट रहा होगा, जो सेलर होगा, जो बायर होगा पेमेंट देते वक्त टीडीएस काट लेगा, और टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, जो सेलर होगा वो बायर से पेमेंट तो लेगा ही, प्लस क्या ले लेगा, वो टीसीएस भी ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, सेलर के लिए और बायर के लिए, दोनों के लिए साइमल्टेनियसली ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? और दोनों का यही है सिस्टम, 50 लाख से ज्यादा होगा तो 0.1% टीसीएस, 0.1% टीडीएस। अब इस सेक्शन में ये बात बोली गई है कि आपको 206C1 जब गुड्स को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो उस बेचते वक्त क्या लिया जाएगा, जीएसटी भी ले रहा होगा, तो क्या जीएसटी को कंसिडर करेंगे? तो उन्होंने क्या बोला, इट वाज क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 206C1H सिंस द कलेक्शन इज मेड विद रेफरेंस टू द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो जो भी अमाउंट होगी, हाँ, वो सारे अमाउंट पर क्या कटेगा, टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। हाउएवर द सिचुएशन इज डिफरेंट सो फार एज टीडीएस इज कंसर्न्ड। Wherever in terms of agreement or contract between the payer and payee, the components of GST on services comprised in the amount payable to resident is indicated separately, tax shall be deducted at source। तो कहने का मतलब ये हुआ कि TCS के केस में तो ये बात बोल दी गई है, 206C में क्या बोला गया, इस सेक्शन में ये बोला गया कि जब भी सेलर
बायर को गुड्स बना बेचेगा और बायर से क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा, हाँ अमाउंट मांगेगा, मान लो 60 लाख रुपए मांग रहा है, उसके ऊपर क्या लगेगा, साथ में 0.1% टीसीएस लिया जाएगा, जो सेलर किससे लेगा, बायर से 0.1% टीसीएस, और वो कितने बने, मान लो 6,000 रुपए, तो टोटल वो लेगा 60,06,000 रुपए, किससे लेगा, बायर से, और ये 6,000 रुपए सेलर किसको दे देगा, टू गवर्नमेंट, ये 6,000 रुपए सेलर गवर्नमेंट को दे देगा बायर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद, सॉरी 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे ना, तो 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 1,000, तो 60 लाख 1,000 आएगा, सॉरी, और 1,000 रुपए किसको दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट को। ये है किसका टीसीएस, बायर का टीसीएस है ये। कल को जब बायर आईटीआर फाइल करेगा, उस आईटीआर में ये अमाउंट बताएगा कि मेरी इतनी कमाई थी, मेरा इतना टैक्स था और इतना मेरा टीसीएस कलेक्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर? सो वेर एवर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, तो ये बात क्लियर की गई है कि अगर जब सेल की जाएगी तो क्या चार्ज किया जाएगा, जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा, तो इस अमाउंट के अंदर जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा उसको मिला के टीसीएस लिया जाएगा, यानी टीसीएस जो है वो टोटल अमाउंट पे लिया जाएगा, जबकि टीडीएस जो है वो सिर्फ उस अमाउंट पे लगेगा जो अमाउंट हमारा इनकम का अमाउंट है। सो एवरीवन, जब टीडीएस की बात होगी तो बायर सेलर को 194 क्यू में बायर सेलर को जब भी पेमेंट देगा तो क्या काटेगा, टीडीएस। अब बायर सेलर को जब भी पेमेंट देगा 50 लाख से ज्यादा, तो ऊपर वाले अमाउंट पर क्या कटेगा, टीडीएस 0.1%। अब बात ये हो रही है कि टीडीएस जो कटा जाएगा, टीडीएस जो काटा जाएगा वो किस अमाउंट पे कटेगा, अगर मान लो बिल है 60 लाख प्लस जीएसटी का, तो किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, 60 लाख पे टीडीएस कटेगा। हाँ, अगर 60 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो पूरे 60 लाख पे टीडीएस कटेगा, पर अगर 60 लाख प्लस जीएसटी अलग से दिया हुआ है तो सिर्फ 60 लाख का टीडीएस, 60 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा। कहने का मतलब है अगर हमें अलग से जीएसटी दिया हुआ है तो सिर्फ 60 लाख की वैल्यू पर टीडीएस कटेगा, बट अगर जीएसटी की वैल्यू अलग से, जीएसटी की वैल्यू इंक्लूडिंग है तो पूरे 60 लाख के ऊपर टीडीएस कट जाएगा इंक्लूड करने के बाद। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। तो याद रखना है आपको, टीडीएस के केस में हमेशा जीएसटी को हटा के टीडीएस लगाया जाएगा। देखो लिखा है ना, वेर एवर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस कंप्राइज इन द अमाउंट पेबल टू अ resident is indicated separately, then TDS on amount paid or payable without including such GST on services component. TDS कब काटना है, without including GST on service component. GST for these purpose shall be IGST, CGST, SGST, UTGST, आपको बताइए। Accordingly, with respect to TDS under section 194Q, it is clarified that when tax is deducted at the time of credit of the account of seller and in terms of agreement of the contract between the buyer and seller, the components of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately. और बिल के अंदर ये आपको अलग से शो करना पड़ेगा कि आपने कितना टीडीएस काटा। Then tax shall be deducted under section 194Q on amount credited without including such GST. However, if tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, then the tax would be deducted on whole amount as it is not possible to identify the payment with GST component of the amount to be invoiced in future. कहता है TDS 194Q का ये बात क्लियर करता है that it has clarified that when tax is deducted at the time of credit of the amount in the account of seller and in terms of agreement or contract between the buyer and seller, the components of GST जो है, GST के जो component होगा, इस GST का component जो होगा वो obviously अलग से separately क्या किया जाएगा, बिल के अंदर शो किया जाएगा। और अगर GST का अमाउंट अलग से शो किया जा रहा है, टैक्स जो है वो the tax shall be deducted under section 194Q on the amount credited without GST, without including GST। तो GST पर obviously TDS नहीं कटेगा, बट अगर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट, तो टैक्स वुड बी डिडक्टेड। अब पेमेंट पहले आ गई, क्रेडिट बाद में हुआ, तो ऐसे केस में जीएसटी अमाउंट को आप अगर इंक्लूड करके टीडीएस काट रहे हो तो आप टीडीएस इंक्लूड करके जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड करके टीडीएस काट लो। और अगर वो अलग हो सकता है, मतलब आपको पता है कि वो जीएसटी का कंपोनेंट कितना है इनवॉइस वैल्यू में, जो हम फ्यूचर में इनवॉइस बनाएंगे, तो ऐसे केस में जीएसटी वाले अमाउंट को हटाकर जो अमाउंट बनता है उसी पर टीडीएस कटना चाहिए। तो सिंपल है ना यार, 194Q में क्लैरिफाई किया गया कि टीडीएस लगेगा विदाउट जीएसटी, और 206C1H में लिखा गया कि आफ्टर जो वैल्यू बनती है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, उस पूरी वैल्यू पर क्या कटेगा, क्या कलेक्ट किया जाएगा, टीसीएस। इज दैट क्लियर? अगर कल को रिटर्न वापस, मतलब गुड्स रिटर्न हो जाएं
मतलब गुड्स मैंने परचेज किए थे, परचेज करने पर मैंने पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट लिया, कह रहा है thus before purchase return happen the tax must be already been deducted under section 194Q. If that is the case and against the purchase return the money is refunded by the seller, और टीडीएस का भी क्या मिल जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट हो जाएगी अगली बार के लिए। भाई अगर ऐसा हो गया, इफ दैट इज द केस, कि क्या केस है कि परचेज रिटर्न हो गई है, परचेजेस रिटर्न हो गई हैं, तो जो मनी है वो रिफंड कर दोगे ना आप, है कि नहीं? बायर जो है वो परचेज रिटर्न कर रहा है तो सेलर बायर को पैसे क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। No adjustment is required if the purchase return is replaced by goods by seller, as in that case the purchase on which tax was deducted under section 194Q has been completed with the goods replaced. अगर goods को replace किया गया है तो 194Q का section नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पुराने goods के बदले में नए goods मिल गए तो 194Q नहीं लगेगा। No adjustment is required, कोई adjustment नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर बोल दी गई है कि अगर परचेज रिटर्न हो गया तो टीडीएस का क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। टीडीएस का नेक्स्ट पेमेंट के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पेमेंट के एडजस्ट कर देना, या फिर रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, सेलर बायर सेलर से पैसे ले लेगा, वापस कर लेगा, क्योंकि परचेजेस क्या हो गई हैं, रिटर्न हो गई। वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं 194Q उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात लिखी हुई है। Whether tax has to be deducted when seller is a person whose income is exempt, अगर सेलर वो पर्सन है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या बायर टीडीएस काट सकता है? तो गवर्नमेंट ने बोला as regard whether the provision of 194Q would apply to seller whose income is exempt, it is clarified the provision of 194Q would not apply on purchase of good from a person being a seller who is a person exempt from income tax or under any other act passed by the parliament. Is that clear to everyone? Whether tax is to be deducted on advance payment, क्या टैक्स डिडक्ट किया जा सकता है एडवांस पेमेंट पे? तो एज रिगार्ड वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q वुड अप्लाई टू एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर, इट इज क्लैरिफाइड दैट सिंस द प्रोविजंस अप्लाई टू द पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, द प्रोविजन ऑफ 194Q शैल अप्लाई टू द एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर टू द सेलर। बायर जब भी सेलर को एडवांस पेमेंट देगा तो उस पेमेंट पे क्या काट लेगा, टीडीएस काट लेगा। इज दैट क्लियर? Is that clear? Whether provisions of 194Q shall apply to the buyer in the year of incorporation, भाई बायर अगर इनकॉर्पोरेशन ईयर की बात करें तो बायर के ऊपर टीडीएस का पॉइंट आएगा? नहीं आ सकता ना, क्योंकि पिछले साल टर्नओवर होएगी ही नहीं, 10 करोड़ की कम से कम टर्नओवर होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी इसके अंदर आएगी नहीं। बोलो हाँ या ना? Whether provision of 194Q shall apply to the buyer if turnover from business is rupees 10 crore or less, भाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले केस में भी नहीं होगा, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं वेदर प्रोविजन 10 करोड़ से कम है तो ऑब्वियसली यहां पर भी टीडीएस काटने वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से क्या है, कम है। So लिखा है as regard whether the provision of 194Q would apply to the buyer who has turnover or gross receipt exceeding 10 crore but total sales or gross receipt or turnover from a business is 10 crore or less, it is clarified that for the purpose of 194Q a buyer is required to have total sales from the business carried on by him exceeding 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of good is carried out. Hence the sale or turnover from the business carried on by him must exceed turnover 10 crore रुपए. His turnover received from the non-business activity is not to be counted for this purpose. इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आती है भाई, यहां तक प्रोविजन समझ में आते हैं। तो अब क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ 194O, 206C, 1H एंड 194Q, जो मैंने पहले ही बताया। 194O कब लगता है दोस्तों? जब भी कभी ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट दे रहा होगा तो उसकी पेमेंट्स पर क्या काटेगा, टीडीएस। 194Q कब लगता है? जब बायर सेलर को पेमेंट दे रहा होगा तो उसकी पेमेंट्स पर क्या काटेगा, टीडीएस। 206C, 1H कब लगेगा? जब सेलर बायर को पेमेंट कलेक्ट कर रहा होगा तो बायर से वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। अब देखो कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है, अगर तीनों सेक्शंस बीच में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड बातें भी हो रही हैं और 194Q से रिलेटेड भी बात हो रही है और 206C से भी रिलेटेड बात हो रही है, तो ऐसे कंफ्यूजन के केस में उसको कैसे क्लैरिफाई किया जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला अंडर सेक्शन 194Q, सॉरी, clarification of how under 194O a transaction in respect of which tax has been deducted by e-commerce operator under subsection 1 or which
is not liable to deduction under subsection 2 shall not be liable to tax deduction at source under any other provisions of the act. अगर एक बारी 194O लग गया तो 194Q नहीं लग सकता या फिर कोई और सेक्शन नहीं लग सकता TDS वाला. Under the second proviso to 206C1H, provisions of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of this act or goods purchased by him from the seller and has deducted such tax. अगर आपकी पेमेंट्स पर TDS कटा है तो TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो ये बात कर रहे हैं क्लियरली. Under section 194Q5, the provision of this section would not apply to a transaction on which TDS is deductible under any other provision of the act. यानी अगर TDS कहीं पर भी किसी और प्रोविजंस के अंदर डिडक्ट होता है तो आपको 194Q नहीं लगेगा. मतलब 194Q क्या था दोस्तों? वही बायर वाला केस, 50 लाख से ज्यादा वाली पेमेंट. और 194 और बायर वाली पेमेंट अगर एप्लीकेबल नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर 194O लग चुका है तो टैक्स इज कलेक्टेबल. और अगर TCS कलेक्ट हो गया तो दोनों केसेस में या तो आपका देखो 194Q बायर वाला केस कब नहीं लगेगा, या तो आपका क्या लग गया 194O लग गया, और क्या लग गया 206C लग गया 1H. ठीक है, या तो क्या लग गया TDS लग गया 194O, और क्या लग गया 206C 1H लग गया. After conjoint reading of all these provisions, it is clarified that if tax has been deducted by e-commerce operator on transaction under section 194O, that transaction shall not be subjected to TDS under section 194Q. अगर 194O लग गया तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा. Though section 206C1H provide exemption from TCS if the buyer has deducted tax at source on goods purchased by him. To remove difficulties, it is clarified that this exemption would also cover a situation where instead of the buyer, the e-commerce operator has deducted tax at source on that transaction of sale of goods by seller to buyer through e-commerce operator. तो 206C1H में ये बात बोली जा रही है कि देखो 206C1H provides exemption from TCS. अगर बायर ने अगर TDS काट लिया है अंडर सेक्शन 194O, अगर 194O के अंदर बायर ने 194Q के अंदर बायर ने TDS का अमाउंट डिडक्ट कर लिया है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा. It is clarified that this exemption would also cover a situation where instead of buyer, the e-commerce operator has deducted tax at source. अगर e-commerce operator वाला केस लग रहा है यानी 194O के साथ 206C1H लग रहा है तो नहीं कटेगा TCS नहीं लगेगा. अगर 194O लग चुका है और 194Q लग चुका है तो भी 206C1H नहीं लगेगा. समझ में आ गई बात? मतलब दोनों में से कोई एक सेक्शन लगेंगे. If transaction is both within the purview of 194O as well as 194Q, दोनों लग रहे हैं यानी e-commerce operator वाला प्रोविजन भी लग रहा है और बायर वाला प्रोविजन भी लग रहा है 50 लाख से ज्यादा वाला, then tax is required to be deducted under section 194O and not 194Q. 194O के हिसाब से TDS कटेगा. देखो बहुत सिंपल सी बात है, 194Q में TDS कितना मिल रहा है 0.1% और 194O में कितना मिल रहा है 1%. किस में लें? 1% में लेंगे, है कि नहीं? और 0.1% भी 50 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट के ऊपर 0.1%. तो भाई साहब हमें चिंदी चोरी, हमें अठन्नियां चवन्नियां इकट्ठी नहीं करनी है. गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग 194O लगाएंगे अगर दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए. Similarly, if a transaction is both within the purview of 194O as well as section 206C1H, tax is required to be deducted under section 194O. Again 194O, पता है क्यों? क्योंकि 194O पे TDS जो है वो 1% है ना, और 206C1H में कलेक्शन कितनी मिलनी है? कुछ भी नहीं मिलनी. The transaction shall come out of the purview of 206C1H after tax has been deducted by e-commerce operator on that transaction. Once the e-commerce operator has deducted tax on the transaction, the seller is not required to collect tax under section 206C1H on the same transaction. It is clarified that here primary responsibility is on e-commerce operator to deduct tax under section 194O, and that responsibility cannot be condoned if the seller has collected tax under section 206C1H. This is for the reason that rate of TDS under section 194O is higher than TCS rate. ये बात क्लियर कर दी ना? तो इसीलिए तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि TDS दो हमें, TCS नहीं चाहिए हमें. अगर TDS ले रहे हैं तो TCS नहीं लेंगे. Now if a transaction is both within the purview of 194Q and 206C1H, अब बताओ क्या होगा भाई? 194O और 194Q के बीच में कौन जीता? 194O जीता. 194Q और 206C1H के बीच में कौन जीता? सॉरी 194O
और 206C1H के बीच में कौन जीता? 194O जीता। 194O और 194Q के बीच में कौन जीता? 194O जीता। बट अब मैं बोलूं दोनों बराबर के लेवल पे हैं, 194Q और 206C1H, अब इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो देखो क्या लिखा है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, यानी टीडीएस लगेगा, टीसीएस नहीं लगेगा। द ट्रांजैक्शन शैल कम आउट ऑफ द परव्यू ऑफ 206C1H आफ्टर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द बायर ऑन दैट ट्रांजैक्शन। अगर बायर ने टीडीएस कलेक्ट कर लिया है तो ऐसे केस में सेलर मतलब 206C1H टीसीएस कलेक्ट करने वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होएगा नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Adjustments of various state levies and taxes other than GST. Treatment of tax reduction on GST component included in the invoice has been clarified with CBDT circular number 13/21 dated 30/6/2021. This circular gives a clarification in case of purchase of goods which are not covered within the purview of GST but which are subject to VAT, sales tax, excise duty. ऐसे goods भी कुछ होते हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगता, VAT, sales tax, excise duty लगता है, तो उन केसेस में क्या करेंगे? क्या वो एडजस्ट किया जा सकता है टीडीएस काटते वक्त, 194Q का टीडीएस काटते वक्त, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था? टीडीएस काटते वक्त, 194Q का टीडीएस काटते वक्त आपने जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। जीएसटी को क्या करना है? इग्नोर करना है। Where tax is deducted at the time of credit of such amount in account of seller and in terms of agreement on a contract between the buyer and seller, ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं अलग से, then tax has to be deducted on the amount credited without including VAT, sales tax। यार फिर वही बात, अरे टीडीएस लगता तो भाई इनकम के ऊपर है ना, तो वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब है? तो जैसे जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अगर अलग से दिया हुआ है तो उसके ऊपर टीडीएस क्यों कटेगा? सिर्फ अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, टैक्सेस के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। वेयर टैक्सेस डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर पेमेंट बेसिस पर है टीडीएस तो पेमेंट मिली, पेमेंट पहले आ गई और क्रेडिट बाद में हुआ है, पेमेंट अगर पहले आ गई तो हम लोग टैक्स काट लेंगे पूरे अमाउंट पे including TDS, since it is not possible to identify the payment of tax component। यार एडवांस पेमेंट बेसिस का मतलब है एडवांस। मान लो अगर एडवांस आ गया 5 लाख रुपए, ठीक है, या 10 लाख रुपए, या 1 करोड़ रुपए एडवांस आ गया। अब 1 करोड़ रुपए एडवांस आ गया, क्या करूं? सॉरी, 1 करोड़ रुपए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 194Q 50 लाख से ऊपर वाले पे लगता है, तो 50 लाख रुपए 1 करोड़ हो गया तो 50 लाख से ज्यादा कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख के ऊपर क्या काटेंगे? टीसीएस। अब 0.1% के हिसाब से आपको टीडीएस जो है देना पड़ेगा एडवांस पेमेंट के केस में, और उस केस में जीएसटी को अलग, टैक्सेस को अलग कर नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने बोला पेमेंट बेसिस में पूरे पे जाएगा। परचेज रिटर्न का केस होगा तो टैक्स रिटर्न अर्लियर अंडर सेक्शन 194Q ऑन सच परचेज मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज, वो वाली बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न वेयर द गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय द सेलर नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स मिल रहे हैं तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए सर देखो लिखा है 194Q कब लगेगा? Where exemption has been provided under section 206C. Section 194Q does not apply in respect of the transactions where taxes collected under section 206C. कहता है अगर 206C लग रहा है तो 194Q अप्लाई नहीं होगा। 194Q does not apply in respect of transactions where taxes collectible under section 206C. 206C का मतलब पता है क्या? सारे, बट 1H को छोड़ के, क्योंकि 1H वाले पॉइंट में मैंने ये पढ़ा था कि अगर 194Q और 206C 1H लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, तो 194Q प्रिवेल करेगा, मतलब 194Q जीतेगा, 206C 1H नहीं जीतेगा। बट अगर 194Q का टक्कर होता है बाकी के 206C के सेक्शन से, तो लिखा जा रहा है वहां पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, 206C के सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। ये देखो, तो भाई 194Q और 206C 1H, 194Q जीतेगा, बट 194Q अगर और कुछ प्रोविजन है 206C के साथ और वो क्लैश हो रहे हैं तो ऐसे केस में 206C लगाया जाएगा, ना कि 194Q। सेक्शन 206C 1H requires TCS in respect of sale of goods other than the goods which have been covered under section 206C 1H, 1, 1F और 1G, वही मोटर व्हीकल वाला, फॉरेन रेमिटेंस वाला। कह रहा है 206C 1H requires to collect tax at source in respect of sale of goods other than these, मतलब अगर ये वाले सेक्शन लगेंगे तो 206C 1H नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? और 206C 1H वैसे जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स वो जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे अदर देन दीज सेक्शंस। इन अकॉर्डेंस विद 20 सेक्शन C1A, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन केस ऑफ रेजिडेंट बायर हु फर्निशेस डिक्लेरेशन। अगर कोई बायर डिक्लेरेशन दे रहा है टू द इफेक्ट दैट गुड्स अंडर सेक्शन 206C1 आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स और थिंग्स
और फ्रॉम द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कह रहा है अगर ये टैक्स पेयर ये साबित कर देता है कि टैक्स जो है इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन केस ऑफ द रेजिडेंट बायर, रेजिडेंट बायर जो है ना वो ये कह देता है कि सर मैं ये जो गुड्स खरीद रहा हूं ना ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा हूं, प्रोसेसिंग के लिए खरीद रहा हूं, हाँ मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहा, मैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए खरीद रहा हूं। अगर वो गुड्स ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहा, सिर्फ बनाने के लिए खरीद रहा है, तो ऐसे केस में 206C1 के सेक्शंस नहीं लगेंगे। टीसीएस के सेक्शन तब लगते हैं जब दूसरा बंदा क्या कर रहा हो, ट्रेडिंग कर रहा हो। जब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस परचेजेस को यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में बायर से टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ 194Q इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉट बीइंग अ पीएसयू और कॉर्पोरेशन टू बी कंसिडर as buyer for the purpose of 194Q, such person should be carrying out a business or commercial activity and total sales gross receipts of the businessman buyer है ना exceeding 10 crore during a financial year immediately preceding the financial year in which goods are purchased by such person। अब ऐसे केस में ये तो ठीक है कि 194Q किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कैन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बी अ बायर फॉर पर्पस ऑफ 194Q? क्या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बायर बन सकता है if it is carrying on business or commercial activity? If it is not carrying, अगर वो commercial activity carry कर रहा है, कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला yes, TDS would be attracted। समझ में आ गई बात? TDS would be attracted। अगर if it is not carrying a business or commercial activity, no, then TDS would not be attracted। Can department of central government, state government be seller for the purpose of 194Q? seller 194Q के लिए मतलब seller वो persons होते हैं जो लोग जिनकी पेमेंट्स पे टीडीएस कट रहा है, जिनकी पेमेंट्स पे, मतलब मैं बायर हूं, मैं पेमेंट देते वक्त टीडीएस काट रहा हूं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऊपर लग सकता है? तो कहता है नो, हेंस नो टैक्स कैन बी डिडक्टेड इन सेक्शन 194Q। पीएसयू और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और एनी अदर बॉडी अथॉरिटी और एंटिटी वुड हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 194Q। मतलब इनके ऊपर कंप्लाई करेगा प्रोविजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये प्रोविजन। इज दैट क्लियर? और डिपार्टमेंट बायर अगर हो तो बायर डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब टीडीएस काटने वाला काम ये लोग कर सकते हैं, पर टीडीएस काटने वाला काम भी ये तब करेंगे जब इनकी रेगुलर एक्टिविटी है। क्या है ये? इनकी रेगुलर एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। और अगर इनकी बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है तो नहीं कटेगा। अब बच्चों 206C1G में भी एक अमेंडमेंट है, और वो क्या? दैट कब 206C1G एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी। 1G जो था ना वो सेक्शन था बच्चों लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के लिए। ये वही है जहां पर जब आप कहीं बाहर जाते हो घूमने फिरने के लिए, तो आप या फिर बाहर जाते हो घूमने फिरने के लिए एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल के लिए, कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो यहां से इंडिया से बाहर पैसे भेजे जाते हैं, है ना। तो उस केस में एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम रखा गया गवर्नमेंट ने, जहां पर गवर्नमेंट ने एक बीच में एजेंट बनाया जो बंदा पैसे को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और ऐसे ऑथराइज्ड डीलर्स को बोला गया टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C1G बाय एन ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर उस पेमेंट्स पर क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस। हु रिसीव्स एन अमाउंट अंडर LRS ऑफ आरबीआई फॉर एन ओवरसीज रेमिटेंस फ्रॉम अ बायर बीइंग अ पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया एंड अ सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। और सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज वालों को भी यही बोला गया कि जब भी ये लोग अमाउंट रिसीव करेंगे फ्रॉम द बायर हु परचेजेस द पैकेज, उस पर भी क्या कटे, उस पर भी क्या कलेक्ट किया जाएगा? टीसीएस। हाउएवर टीसीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तो ये बात आपको पता है कि कब एप्लीकेबल होगा। अब हमें पढ़ना है कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हाउएवर टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1G वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ द बायर इज एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा एंड हु इज विजिटिंग इंडिया। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो और आप इंडिया में आ रहे हो, तो ऐसे केस में आपके ऊपर ये टीसीएस के प्रोविजन 206C1G वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट और आप इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट। इज दैट क्लियर? तो ये है सारी अमेंडमेंट्स टीडीएस टीसीएस की। ठीक है, काफी टेक्निकल अमेंडमेंट्स है दोस्तों, मुश्किल नहीं है, एक बार ही आपको पढ़ने की जरूरत है। ये 206C1G, ये जो मैंने आपको बताया ना 206C1H वगैरह और 194O और 194Q बहुत आसान है। एक बार ही रीडिंग करो, गो थ्रू करो, और मैंने जो वीडियो बनाई है इस वीडियो को ध्यान से फिर से देखो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ये इनमें आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक लगेगा सेक्शन, बस सिंपल सी बात है, इन तीनों में से कोई एक सेक्शन लगेगा, तीनों नहीं लग सकते। अब आ जाते हैं चैप्टर, लास्ट चैप्टर में जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है। क्या कहता है?
अदर पर्सन प्रिस्क्राइब फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, याद है हम लोगों ने वो पढ़ा था, पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। कंपनी और एलएलपी के केस में गवर्नमेंट ने बोला, कंपनी और एलएलपी के केस में लास्ट में ये बोला गया, अगर किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से एमडी इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ द कंपनी, कंपनी का रिटर्न वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा एमडी, और वेयर देयर इज नो एमडी और एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो उस केस में कौन रिटर्न भरेगा? या तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर कोई एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस कैन वेरीफाई द रिटर्न। तो पहले एमडी की जगह पे डायरेक्टर लिखा जाता था, एनी अदर डायरेक्टर, और उसमें आपको एक लाइन ऐड करनी है, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। सेक्शन 140 बच्चों फाइलिंग ऑफ रिटर्न के चैप्टर में, ठीक है, कि रिटर्न कब वेरीफाई करनी होती, कौन वेरीफाई करता है। आपको तो पता है रिटर्न फाइल करने के बाद वेरीफाई भी करना पड़ता है। वेरीफाई, जो रिटर्न वेरीफाई करने का काम होता है वो वैसे तो कंपनी की रिटर्न में एमडी करता है, एमडी नहीं करेगा तो कोई भी डायरेक्टर करेगा, बट अगर डायरेक्टर नहीं करेगा तो उसकी जगह पर क्या हो सकता है, कोई और पर्सन प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। सिमिलरली इन केस ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर या तो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पाया तो कोई भी एलएलपी का बाकी का कोई पार्टनर करेगा, और अगर बाकी का दूसरा कोई पार्टनर नहीं कर पाया तो एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपकी सेक्शन 140 यानी वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न के अंदर अमेंडमेंट। अब ये देखो, मैं आपको जो एक नया अमेंडमेंट बताने जा रहा हूं वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) बाय सर्टेन पर्संस वेयर व्हेन द क्वांटम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट। अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा हो तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरनी पड़ेगी, जिसमें आप बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भर देते हो साल भर में तो आपको रिटर्न भरनी पड़ती है। सर याद आ रहा है कुछ चीजें? तो वही उसी पॉइंट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स और ऐड हो गए हैं रिसेंटली क्या प्रोविजंस ऐड हो गए हैं? लिखा है, अगर आप बिजनेस करते हो, क्या करते हो आप? बिजनेस, और आपकी टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 60 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने? अगर आप बिजनेस करते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आपकी सेल या ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर आपकी 60 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। नंबर 2, अगर आप प्रोफेशन करते हो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। तो याद है वो बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा भरा तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है ना? उसी के अंदर ये पॉइंट्स ऐड करने। बिजनेस करते हो, 60 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। प्रोफेशन करते हो, प्रोफेशन में 10 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स हैं, तो भी आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जिसकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी आप सीनियर सिटीजन हो, द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन हिज केस, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में अगर आपका टीडीएस और टीसीएस मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, हाँ 50,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है, तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। कैसा कह रहा है? सीनियर सिटीजन्स जिनकी पेमेंट्स पर टीडीएस कट रहा है, जिनकी पेमेंट्स पे टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है। अरे रिसेंटली अभी पढ़ा हम लोगों ने 75 साल वाले लोगों के लिए 194P सेक्शन पढ़ा था ना, तो 194P वालों को क्या बोला जा रहा था कि भाई इनको 194P में अगर इनका टीडीएस कट रहा है तो इनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, बोला जा रहा था ना। बट यही वाला केस अगर मैं लगा दूं इनके ऊपर, 75 साल से ऊपर वाली एज है, बट इनका टीडीएस या टीसीएस मिला के 50,000 से ज्यादा अगर बन पा रहा है, तो इनको भी रिटर्न भरनी पड़ेगी भाई साहब, इनको भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये बात मैंडेटरी कर दी गई है। और एनी अदर पर्सन मतलब जिनकी उम्र 60 से कम है, और उनके लिए क्या बोला गया? एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस अगर तुम्हारा 25,000 से ज्यादा हो जाए ना, तो तुम्हें रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, लिख लो। अमेंडमेंट है, क्वेश्चन जरूर आ गया, छप गया क्वेश्चन इन सब चीजों के ऊपर, पक्का है, कंफर्म। या फिर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट, और आपका डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट कितना है? 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपके डिपॉजिट्स जो हैं बैंक अकाउंट में, एक या एक से ज्यादा खातों में 50 लाख से ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में आपको रिटर्न भरनी
मैंडेटरी है। समझ में आ गया? बताओ, ये 4 पॉइंट समझ में आते हैं? बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है। प्रोफेशन कर रहे हो तो आपके प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट 10 लाख से ज्यादा है। थर्ड, 10 लाख या उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा 10 लाख या उससे ज्यादा, 60 लाख या उससे ज्यादा। अच्छा, तीसरा वाला, नहीं सॉरी, पहले 2 पॉइंट्स में सॉरी 60 लाख से ज्यादा और दूसरे वाले पॉइंट में 10 लाख से ज्यादा। अच्छा, थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है, हाँ, और आपका टीडीएस टीसीएस मिला के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका टीडीएस टीसीएस मिला के आपका 50,000 से ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। एनी अदर पर्सन के केस में, मतलब 60 से कम है उम्र, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एग्रीगेट ऑफ टीडीएस टीसीएस मिला के 25,000 से ज्यादा या 25,000 होता है तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट में अगर द डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट 50 लाख से ज्यादा है ना, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ, फीस फॉर सब्सिक्वेंट इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। आधार के लिए ना आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? जो आधार है वो आपको अपना इंटीमेट करना है। किनको बात करी जा रही है? जो लोग रिटर्न भरने वाले हैं ना, अपने पैन नंबर लेकर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया आधार आप अपना हमें बता दो, और अगर आपने अपना आधार नहीं बताया, अंडर सेक्शन 234H, व्हेन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट आधार नंबर फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर दिस डेट, 31 मार्च 22 से पहले नहीं बताया, he would be liable to pay such fee as may be prescribed at time of making intimation under section 139AA. However, such fee shall not exceed 1,000 rupees. 1,000 रुपए तक की लेट फी लग सकती है अगर आपने 31 मार्च 22 मिस कर दिया, जो कि देखा जाए तो 31 मार्च 22 निकल चुका है, बट आप लोग तो पुराना ही पढ़ रहे हो, ठीक है। 31 मार्च 22 तक अगर आप फेल हुए हो तो आप 1,000 रुपए की क्या भरोगे? लेट फी, अगर आप आधार इंटीमेट नहीं करते तो। हाँ, एज पर सेक्शन 139AA, जिनका पैन नंबर पहले ही आ चुका था और उन्होंने आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया, उनके लिए क्या बोला गया? अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी विद दिस नोटिफिकेशन टू प्रोवाइड दैट इफ सच पर्सन फेल्स टू डू सो बाय डेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 139AA2, देन मतलब इस डेट तक पैन नंबर जिनको आ चुका है उन्होंने आधार नंबर नहीं बताया हमें, then at the time of subsequent intimation of Aadhaar number to prescribe authority, such person would be liable to pay by way of fee an amount equal to 500 in case where such intimation is made within 3 months from the date referred by 30/6/2022 and 1,000 rupees in all other cases. अगर 500 रुपए की लेट फी लगेगी, 500 रुपए की लेट फी लगेगी अगर आप 31 मार्च 22 मिस कर देते हो तो 30 जून 22 तक, और अगर 30 जून 22 भी मिस कर दिया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 1,000 रुपए की लेट फी लगेगी। ये उन लोगों के लिए जिनका पैन आ चुका है, आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया, जिनका पैन पहले ही आ चुका है। आज के टाइम पर तो पैन नंबर के लिए भी आधार नंबर चाहिए, बट पहले क्या होता था? पैन नंबर आधार नंबर अलग अलग होते थे। इज दैट क्लियर? पैन नंबर पहले बन जाते थे, आधार नंबर बाद में, बट अब आज के टाइम पर तो पैन नंबर के लिए आधार नंबर चाहिए। समझ में आ गई बात? ताकि पैन और आधार पहले से क्या हो जाए? लिंक हो जाए। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने लेट फी इसलिए डाल दी ताकि आपके ऊपर कंपल्शन रहे यार कि आप हमें आधार नंबर दो। लोग नहीं दे रहे, नहीं देंगे तो वैसे ये लेट फी लेनी पड़ेगी। क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजंस अंडर रूल 114AAA प्रिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ पैन इनऑपरेटिव। अच्छा, आपको ये बात भी बताई गई थी कि आप आधार नंबर अगर गवर्नमेंट को नहीं बताते हो 31 मार्च 22 के बाद तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। Further, 234H provides that where a person who is required to intimate his Aadhaar under section 139AA fails to do so or being before a notified date, he would be liable to pay a fee not exceeding 1,000 as may be prescribed at the time of making the intimation after a said date. Now further, rule 114AAA provides that if PAN of a person has become inoperative, he will not be able to furnish, intimate or quote his PAN and would be liable to following the consequences. This will have a number of implications such as the person would not be able to file return using inoperative PAN, pending returns will not be processed, pending refunds cannot be issued to inoperative PANs. अगर आपने आधार नहीं दिया, हाँ, और जो भी गिवन प्रिस्क्राइब डेट है उस डेट तक आपने आधार नंबर वैलिडेट नहीं करवाया तो ऐसे केस में आपका पैन इनवैलिड हो जाता है। और अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया ना तो ना ही आप रिटर्न भर पाओगे पेंडिंग, ना ही आप रिफंड ले सकते हो अगर आपके कोई पुराने भरते हैं, और ना ही आप फ्यूचर रिटर्न्स भर सकते हो पैन इनऑपरेटिव पैन के साथ। समझ में आ गई बात?
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और लास्ट डेट इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर की कहां देर तक दे दी है? 30 जून 2021 से 31 मार्च 22 कर दी थी, ये बात तो हमें पता ही है। और 31 मार्च 22 के बाद लेट फी के साथ कर दिया है, अलाउ कर दिया है। और 30 जून 2022 के बाद से लेट फी कितनी लगेगी? 1000 रुपए। और इसी रीजन से आपके जो पैन जो हैं वो बोल दिए गए। हाँ, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस पैन इज इनऑपरेटिव। अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया ना, तो जो आपके पुराने प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आपके जो हैं पेंडिंग प्रोसीडिंग डिफेक्टिव रिटर्न वाले, वो भी प्रोसीड नहीं हो पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड हायर रेट, क्योंकि पैन नंबर इनवैलिड हो गया तो टैक्स क्या हो जाएगा? टीडीएस जो है ज्यादा वैल्यू पर कटेगा। मतलब वो टैक्स का रेट उस केस में क्या हो जाता है? 30% हो जाता है ना टीडीएस का रेट, 30%। वो वाला टीडीएस रेट लग जाएगा। कुछ केसेस में 20% भी है, वो लग जाएगा। और नॉर्मल रेट विच एवर इज हायर, तो वो वाला रेट लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि आपको पैन नंबर, आधार नंबर, आपको पैन यानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। कब तक? इन ऑर्डर टू स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ 234H and existing 114AAA, it is clarified that and the period from 1st April 22 31st March 22 would be period during this rule would not have its negative consequences। इसका मतलब ये है कि आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा टिल 31 मार्च 2023, जो कि अभी आना है। यानी 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर आपने पैन फर्निश कर, आधार नंबर फर्निश कर दिया, हाँ, तो आपको आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। हाँ, लेट फी जो लगेंगी वो तो लगेंगी, बट पैन इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। बट अगर 31 मार्च 23 भी मिस कर दिया तो आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो आप लोगों ने देख लिए। क्या? कि इनऑपरेटिव पैन के साथ आप रिटर्न नहीं भर पाओगे, इनऑपरेटिव पैन के साथ आप पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे, इनऑपरेटिव पैन के साथ आपकी रिफंड्स क्लियर नहीं होंगे, इनऑपरेटिव पैन के साथ आपके जो भी डिफेक्टिव रिटर्न्स पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में थे वो डिफेक्टिव रिटर्न्स आपके अधूरे रह जाएंगे। इनऑपरेटिव पैन के साथ आप कभी भी आपका जो भी टीडीएस कटेगा, जो भी आपके लोग टीडीएस काटेंगे आपकी पेमेंट्स पर, वो हायर रेट पे टीडीएस काटेंगे नॉर्मल रेट के कंपैरिजन में, विच एवर इज हायर जो होता है। इज दैट क्लियर? तो भाई ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट्स हैं दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स आपको इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। और अगली क्लास में जीएसटी के अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा, ठीक है? 1-2 दिन और जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी लेके आऊंगा। तो डीटी के अमेंडमेंट्स को खत्म कर लेना, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरूर एग्जाम में आते हैं, याद रखना एवरीवन, ठीक है? तो फाइनेंस एक्ट 21 वाली अमेंडमेंट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं, तो बजट 2021 की अमेंडमेंट्स भी देख लेना एक बारी, डायरेक्ट टैक्स की, और साथ में इसको मर्ज कर देना। और ये अमेंडमेंट्स आपकी क्लासेस, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो एग्जाम नवंबर में। समझ में आ गई बात? थैंक यू बच्चों, बाय बाय।